हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम बाबू सर विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई यानी कि कोशिका। जीवन की मौलिक इकाई के बारे में कल मैंने आप लोगों को अध्ययन कराया था कि कोशिका होती क्या है, कोशिका का आविष्कार, कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया, मृत कोशिका क्या है, इनके बारे में फिर एक बार बैक पीछे से लेके आ रहा हूं। कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका ही होती है। जिस तरीके से एक बड़े मकान या बिल्डिंग को बनाने के लिए छोटे छोटे पदार्थों या ईंट वगैरह, मिट्टी वगैरह या फिर बजरी वगैरह की जो आवश्यकता होती है तब जाकर के हम एक बड़ी बिल्डिंग बना पाते हैं, ठीक उसी तरीके से मानव का या किसी भी जीव का निर्माण जो होता है उसके लिए छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के, विभिन्न प्रकार के समान कोशिकाएं मिलकर के ऊतकों का निर्माण करती हैं। ऊतक मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं, अंग मिलके तंत्रों का निर्माण करते हैं और कई सारे तंत्र मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। जहां तक बात इसकी खोज की आती है तो इसमें मैंने कल बताया था 1665 यानी कि 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले मृत कोशिका को देखा गया। उसके बाद में 1674 में ल्यूवेनहॉफ द्वारा जीवित कोशिका का अध्ययन किया गया। इनके बाद में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा केंद्रक की खोज की गई, केंद्रक का पता लगाया गया 1831 में। 1838 और 39 में कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। दो वैज्ञानिक थे, स्लीडन और स्वान। इन्हीं के सिद्धांत को 1854 में विर्चो ने आगे बढ़ाया और इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने के बाद में कोशिका के बारे में ये सभी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई। इन्हीं में कोशिकाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। कोशिका मूल रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक होती है पादप कोशिका और दूसरी होती है जंतु कोशिका। यहां पर हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं यानी कोशिका में कोशिका भित्ति, मूल रूप से जो कोशिका का जो भाग होता है, मुख्य जो भाग होता है वो कोशिका भित्ति, केंद्रक और कोशिका द्रव का होता है। यानी कि तीन भागों से मुख्य रूप से किसी भी कोशिका का निर्माण होता है, सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। अब मैं यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे कि कोशिका भित्ति कहाँ है। सबसे बाहर का भाग कोशिका भित्ति होता है। जो बाहर का भाग है ये कठोर होता है, कठोर होता है और ये पादपों के अंतर्गत पाई जाती है। कोशिका भित्ति पादप में कठोर क्यों होता है? क्योंकि इसमें सेल्यूलोज की परत होती है, जिसके कारण पादपों का ऊपर का जो भाग होता है, तने वाला जो भाग होता है, वो भाग कठोर हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला भाग होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के ठीक नीचे वाले भाग में प्लाज्मा झिल्ली इसी के साथ में पाई जाती है। बात आती है कोशिका द्रव की। कोशिका द्रव जो होता है जीवों के शरीर में, वो किसी भी कोशिका के अंतर्गत एक तरल रूप में पाया जाता है, जिसके बारे में मैं कल बता रहा था कि इसकी खोजकर्ता जीव द्रव्य के बारे में। तो इसके खोजकर्ता कौन थे? प्रोकंज थे, प्रोकंज। उनके अलावा बात आती है फिर इसमें कोशिका द्रव्य, ये जैविक इकाई माना जाता है। और कोशिका द्रव और केंद्रक दोनों मिलकर के कोशिका द्रव और केंद्रक यानी कि जीव द्रव्य, इसके बारे में प्रोकंज, जीव द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य क्या होता है? सेल यानी कि सेल कोशिका का सेल जूस, कोशिका का एक पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है। यह तरल पदार्थ किसी भी कोशिका के अंदर पाया जाता है। इस तरल पदार्थ में कोशिका के विभिन्न जो अंगक होते हैं, विभिन्न अंग जो पाए जाते हैं, वो सुरक्षित अवस्था में रहते हैं। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक, कोशिका द्रव्य और केंद्रक ये दोनों मिलकर के जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। ये ध्यान रखना है कि जीव द्रव्य का निर्माण किनसे होता है? तो कोशिका द्रव्य यानी कोशिका में पाए जाने वाला तरल पदार्थ और केंद्रक ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। केंद्रक जो होता है ये दोहरे परत की झिल्ली होती है केंद्रक में। केंद्रक की खोज 1831 रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। 1831 में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के माध्यम से की गई। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक के बारे में बताया कि केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंगक होता है, जिसको उन्होंने बताया कि अगर जैसे प्याज की झिल्ली में जब कोशिका का उन्होंने अध्ययन किया, तो जैसे ये प्याज की झिल्ली है, इस पूरी झिल्ली का जब उन्होंने अध्ययन किया गया, प्याज की झिल्ली को थैलीनुमा संरचना को निकाल के, तो उस पर क्या किया उन्होंने?
आयोडीन डाल दी गई, आयोडीन या फिर मैथिलीन ब्लू प्लस सैफरनिन। ये पदार्थ डालने के उपरांत यहां पर इस पर एक रचना दिखाई दी पूरी झिल्ली में, अंदर बिंदुनुमा संरचना। ये जो बिंदुनुमा संरचना थी, ये जो संरचना अलग से दिखाई दी, ये क्या था? इसमें केंद्रक था, जो सभी कोशिकाओं के अंतर्गत पाया जाता है। तो जब कोशिका का उन्होंने अध्ययन किया तो अध्ययन में उन्होंने देखा कि ऐसे छत्तेनुमा रचना पाई गई पूरे उसमें, मधुमक्खी की छत्तेनुमा संरचना पाई गई और इन सभी कोष्ठकों में ऐसे बिंदुनुमा रचना मिली। अर्थात कहने का मतलब ये प्रत्येक गोल घेरा क्या है? अपने आप में एक अलग कोशिका है और प्रत्येक कोशिका में ये जो बिंदुनुमा संरचना है वो क्या है? अपना एक अलग केंद्रक है। तो ये कोशिका में केंद्रक और कोशिका द्रव्य, यानी कि इसमें अंदर तरल पदार्थ होता है जो कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों मिलकर के जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। किसी भी कोशिका के जीवित रहने की जो इकाई होती है वो जीव द्रव्य होता है। अब बात आती है केंद्रक की। केंद्रक की खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। केंद्रक के अंतर्गत क्रोमेटिड पाए जाते हैं, यानी धागेनुमा रचनाएं पाई जाती हैं या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र, गुणसूत्र अंग्रेजी वर्ड है क्रोमोसोम, इसका मतलब होता है गुणसूत्र। तो केंद्रक की जो सतह होती है उसके ऊपर डीएनए की उसमें आंतरिक संरचना होती है और डीएनए की जो संरचना होती है, इस डीएनए की संरचना में ही धागेनुमा रचना होती है, जो क्रियात्मक खंड होते हैं जो डीएनए के ऊपर स्थित होते हैं, जिनको जीन कहते हैं। यानी कि केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम पर डीएनए पाया जाता है, डीएनए में जीन रचना होती है और ये जीन होता है आनुवांशिक संचरण की इकाई, आनुवांशिक संचरण की इकाई। केंद्रक में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर डीन निर्धारित होते हैं डीएनए, और डीएनए के ऊपर जीन होता है, जीन में आनुवांशिक संचरण की इकाई पाई जाती है। ये आनुवांशिक संचरण इकाई जो होती है ये गुणसूत्रों के माध्यम से, यानी क्रोमोसोम गुणसूत्रों के माध्यम से माता पिता से आनुवांशिक गुणों को संतान के अंतर्गत ले जाने का कार्य करते हैं। यानी संतति के अंतर्गत जो आनुवांशिक माता पिता के जो लक्षण होते हैं, माता पिता के जो लक्षण होते हैं, ये लक्षण जाते हैं किसके माध्यम से? जीन के माध्यम से। कहां जाते हैं? संतान में। डीएनए, डीएनए ये एक प्रोटीन पदार्थ होता है जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए, डी से डी ऑक्सी राइबोज, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड, यानी कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यानी कि डीएनए क्रोमोसोम के ऊपर संवर्धित होता है। क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड धागेनुमा रचनाएं होती हैं, धागेनुमा जो रचनाएं होती हैं डीएनए के ऊपर संवेदन होता है। ये माता पिता से क्रोमोसोम गुणसूत्र आनुवांशिक संचरण की इकाई जीन कही जाती है। ये जीन संतान के गर्भावस्था के दौरान, निषेचन क्रिया के दौरान गुणसूत्र के साथ में संवर्धित होकर माता के गर्भाशय में उपस्थित हो जाते हैं। उपस्थित होने के उपरांत ये संतान उत्पत्ति की जब प्रक्रिया होती है तो उसके दौरान ये सभी गुणसूत्र संतान के अंतर्गत आ जाते हैं। माता पिता के जो कायिक और दैहिक लक्षण जो दिखाई देते हैं वो इन्हीं डीएनए के माध्यम से दिखाई देते हैं, क्योंकि डीएनए जो होता है वो पेरेंटल रूप से लगभग समान होता है माता पिता के, तो इसमें ये प्रक्रिया होती है। अब आती है बात प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती क्या है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जैसा कि इनके नाम से हम समझ सकते हैं, प्रोकैरियोट का मतलब होता है पूर्व में जो उपस्थित हैं और यूकैरियोट का मतलब होता है जो बाद में उत्पन्न हुई हो। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, यानी कि प्रो जो शब्द है, प्रो बना है प्री शब्द से, प्री का मतलब होता है पूर्व
और यूकैरियोट का मतलब होता है बाद। यानी इन कोशिकाओं की उत्पत्ति कब हुई? पहले हुई, और इन कोशिकाओं की उत्पत्ति कब हुई? बाद में हुई। इन कोशिकाओं में हम मुख्य रूप से अंतर देखते हैं कि अंतर क्या है। तो अंतर होता है सीधा सा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में। पहला जो अंतर है प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसमें पहला जो अंतर बताया वो ये बताया आकार प्राय छोटा होता है। यानी ये आकार में छोटी होती हैं और इनका आकार प्राय कैसा होता है? बड़ा। इनका आकार छोटा होता है, इनका आकार बड़ा होता है। इनका जो आकार होता है वो सामान्य से कितना होता है? 1 to 10 पिकोमीटर। पीएम में इकाई मापी जाती है। पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर, पिकोमीटर। और इनका अगर हम माइक्रोमीटर की बात करें 1 म्यू एम बराबर 10⁻⁻⁶ मीटर। यानी कि 1 माइक्रोमीटर का मान कितना होता है? 10⁻⁻�6 मीटर होती है। यहां पर यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं ये 5 पिकोमीटर से 100, 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती हैं। ये माइक्रो का शब्द है, इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सामान्यतः छोटी होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं सामान्यतः बड़ी होती हैं। इनका आकार औसतन 1 to 10 पिकोमीटर होता है। इनका औसतन आकार होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है, या 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻⁶ मीटर होती है। दूसरा 1 नंबर पॉइंट है, ये अंतर होता है। दूसरा जो अंतर है इसमें वो है केंद्रकीय क्षेत्र स्पष्ट दिखाई नहीं देता। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जब बनी तो उनमें केंद्रक से पूर्व की स्थिति थी, और केंद्रक से पूर्व केंद्रक का निर्माण उस समय स्पष्ट रूप से नहीं हुआ। यानी पूरी कोशिका के निर्माण के बारे में अध्ययन नहीं कर पाए, तो केंद्रक के बारे में अध्ययन होना असंभव था। इसलिए उस समय प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के निर्माण के समय केंद्रक के जो क्षेत्र था वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया। तो यहाँ पे केंद्रक स्पष्ट नहीं था, केंद्रक स्पष्ट नहीं था। लेकिन यहाँ केंद्रक कैसा था? स्पष्ट था। केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तीसरी कंडीशन क्या थी? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र। क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र। तो यहां पर तीसरे में क्या था कि क्रोमोसोम की जो संख्या थी, यानी गुणसूत्रों की जो संख्या थी, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितनी थी? 1 थी। लेकिन यहां क्रोमोसोम की संख्या जो है, क्रोमोसोम की यहां पर जो संख्या थी वो 1 से अधिक है। क्योंकि यहां पर केवल जब जिस समय कोशिका का निर्माण हुआ तो उस समय जब केंद्रक की उपस्थिति पूरा पता नहीं थी, तो केंद्रक जो था वो एक डीएनए संचरण की इकाई थी, गुणसूत्र की इकाई उसी पर संवर्धित होती है। तो केंद्रक ही जब उपस्थित दिखाई नहीं दिया तो क्रोमोसोम कहां से दिखाई देते? इसलिए यहां पर उसी के संगठित रूप में, केंद्रक के ही संगठित रूप में क्रोमोसोम पाया गया। तो यहाँ पे केवल एक ही क्रोमोसोम यानी एक ही गुणसूत्र होता है, जबकि यहाँ 1 से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। उसके अलावा चौथा जो है इसमें है झिल्ली युक्त कोशिका अंगक। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक इसमें उपस्थित पाए जाते हैं। यहाँ पे एक तरीके से यहाँ अनुपस्थित थे। क्यों? क्योंकि ये अनुपस्थित इसलिए है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक केंद्रक की उपस्थिति भी नहीं थी, तो झिल्ली कहां से उत्पन्न होगी? तो इन पर झिल्ली भी उपस्थित नहीं थी। लेकिन यहां पर क्या था? झिल्ली युक्त कोशिका, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर बताइए। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में हम अंतर की यदि बात करें तो अंतर इसमें मुख्य रूप से यही आता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहूंगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, ये कोशिकाएं, प्रो का मतलब होता है पूर्व में, यानी कोशिका का जब पूरा संगठित क्षेत्र दिखाई नहीं दिया, उससे पहले जब कोशिका की उत्पत्ति हुई तो कोशिका के उद्भव यानी केंद्रक कोशिका के झिल्ली के उद्भव से पहले की कहानी है ये। तो इसमें पूर्ण कोशिका की उपस्थिति नहीं थी, इसलिए ये छोटी थी, इसका आकार छोटा था। यूकैरियोटिक ये कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति के बाद में उत्पन्न हुई, इसलिए यूकैरियोटिक है। ये बाद की, यूकैरियोट यानी बाद में उत्पन्न होने वाली कोशिकाएं।
दूसरा, इसका आकार जो है वो 1 से लेकर के 10 पिकोमीटर अर्थात 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁶ मीटर होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है, इनका आकार लगभग 5 से 100 माइक्रोमीटर के समथिंग होता है, एवरेज पाया जाता है। केंद्रक इसमें स्पष्ट नहीं था क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जब बनी उस समय केंद्रक की स्थिति पूरी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दी, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम 1 उपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम 1 से अधिक पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित थे। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक यानी कोशिका में बहुत सारे अंगक पाए जाते हैं, बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ये अनुपस्थित थे, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका अंगकों की, यानी कि कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न भाग, कोशिका में कौन कौन से अंगक पाए जाते हैं। इन अंगकों में हम देखेंगे अंतर्द्रव्य जालिका जो 2 प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदरी, RER और EER। उसके बाद में गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, राइबोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कोशिका के अंगों की जहां तक बात आती है, इनका अध्ययन करेंगे हम कल शुरू कराएंगे अंतर्द्रव्य जालिका से। मैं आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और यदि किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक कहीं से कोई कंफ्यूज होता है तो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बता सकते, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।